देखिए, अगर नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को समझना हो, नेचुरल वेजिटेशन कैसी कि भैया फॉरेस्ट कितने तरीके के हैं, टेम्परेट फॉरेस्ट हो गए, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हो गए, उसमें भी दो वैरायटीज हो गई, एवरग्रीन हो गए, डेसिडुअस हो गए। फिर ग्लास लैंड्स में किस तरीके की वेजिटेशन मिलती है, माउंटेन में किस तरीके की वेजिटेशन मिलती है, उसमें हल्की फुल्की टाइप्स देख लेंगे, वाइल्ड लाइफ किस तरीके की हमको मिलती है। तो इसका एक बेसिक आइडिया आपको इस चैप्टर 6 में मिलेगा। क्लास 7 की ज्योग्राफी की किताब चल रही है, ठीक है। तो इसका टाइटल है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पे डिस्कस होने वाले हैं। वैसे तो मैंने अपनी ज्योग्राफी प्लेलिस्ट में ये चीजें पढ़ाई हैं, बट यहाँ पे भी चीजों को एक बेस से समझने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो भाई सलीमा एक लड़की है, बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि वो समर कैंप में जा रही है मनाली हिमाचल प्रदेश में अपने क्लास के बच्चों के साथ। अब जब जैसे ही वो मनाली जाना शुरू होगी, होता क्या है दोस्तों, आप मनाली नॉर्मली कैसे जाओगे? या तो आप चंडीगढ़ से बस पकड़ लो, या आप दिल्ली से बस पकड़ लो, ठीक है, मनाली जाने के लिए। तो जब उसकी बस चलना शुरू हुई तो दिल्ली चंडीगढ़ के इलाके से जब उसने निकलना शुरू किया, तो वहां पे वो प्लेन एरिया था, तो वहां पे प्लेन वाली वेजिटेशन दिख रही थी। जैसे जैसे वो मनाली पे चढ़ना शुरू करेगी, बीच में फॉरेस्ट आएंगे, फॉरेस्ट से जब वो ऊपर जाती जाएगी तो वो फॉरेस्ट और जंगल धीरे धीरे गायब होते जाएंगे। ऊपर जाएगी तो उसको टॉल ट्रीज मिलेंगे थिन पॉइंटेड लीव्स के साथ, जिनकी कोन शेप की कैनोपीज होंगी माउंटेन स्लोप्स पे। तो आप समझ रहे हो ना, इस तरीके की जैसे जैसे वो मनाली अपने बस में बैठ के दिल्ली से निकली, फिर चंडीगढ़ गई, फिर चंडीगढ़ से उसने पहाड़ चढ़ने शुरू किया आगे जाकर, और फाइनली ऊपर मनाली पे पहुंचेगी। तो इस पूरे रास्ते में नीचे उसको प्लेन एरियाज दिखे, थोड़ा ऊपर गई तो जंगल दिखे, थोड़ा ऊपर गई तो कुछ कोन टाइप के ट्रीज दिखने लगे, जिनको आप कॉनिफेरस ट्रीज बोलते हैं। कॉनिफेरस ट्रीज कैसे दिखते हैं दोस्तों, ये देखिए, ये होते हैं आपके कॉनिफेरस ट्रीज। आपको ऊपर इनकी पॉइंटेड एजेस मिलेंगी, ऊपर की तरफ ये पॉइंटेड होते हैं। पॉइंटेड क्यों होते हैं कि अगर बर्फ गिरे तो बर्फ इनके ऊपर से आराम से स्लाइड होकर नीचे चली जाए। तो ये होते हैं कॉनिफेरस ट्रीज, जो कि कॉनिफेरस फॉरेस्ट मिलते हैं। और ये कॉनिफेरस फॉरेस्ट आपको जहां जहां पे टेम्परेचर ज्यादा होता है, माउंटेन्स के अपर रेंजेस में आपको ये सब चीजें मिलती है, ठीक है। तो पहले डीप जंगल आए, उस डीप जंगल में साल के टीक के ट्रीज थे। साल टीक के ट्रीज जब निकल गए और ऊपर पहुंचे तो ये पॉइंटेड कॉनिफेरस ट्रीज दिखने लगे। फिर जब वो और ऊपर गई, मतलब जब उसको कॉनिफेरस ट्रीज दिख रहे थे, उस समय पे उसको कुछ ब्राइट फ्लावर्स भी दिख रहे थे, कुछ बड़े बड़े ट्रीज पर उसको कुछ ब्राइट फ्लावर्स दिख रहे थे। ये ब्राइट फ्लावर्स है रोडेंड्रॉन्स। ये रोडेंड्रॉन्स आपको पहाड़ी इलाकों में मिल जाएंगे। अगर आप सिक्किम गैंगटॉक साइड जाओगे, दार्जिलिंग में जाओगे, वहां पे भी रोडेंड्रॉन आपको दिखेंगे। ये है रोडेंड्रॉन का पौधा, नीचे आपको फिगर 6.1 में दिखाई पड़ रहा है। इस तरीके के फूल भी आपको ठंडी जगहों पे मिलते हैं। फिर मनाली जब पहुंच गई वो, तो मनाली से उनका एक एक्सपेडिशन गया रोहतांग पास के लिए, ठीक है। रोहतांग पास बहुत ही प्यारी जगह है, समर्स में खुलता है। वैसे तो ये एक बहुत पॉपुलर बाइकिंग ट्रैक होता है कि लोग, क्या होता है कि मनाली से शुरू करते हैं अपनी बाइक से और जम्मू एंड कश्मीर साइड निकलते हैं, या जम्मू एंड कश्मीर साइड निकलते हैं और जम्मू एंड कश्मीर साइड से शुरू करते हैं और मनाली में निकलते हैं, बीच में लेह लद्दाख घूमते हुए आते हैं। तो लेह लद्दाख जो लोग बाइक वगैरह जाते हैं, अब तो दिल्ली से डायरेक्ट फ्लाइट चलती है, मुंबई से डायरेक्ट फ्लाइट करती है, आप एक फ्लाइट में बैठो और सीधे लेह में उतरो, लेह के एयरपोर्ट पे। लेकिन जो लोग बाइक से जाते हैं, चूंकि लेह लद्दाख जाने का जो मेन पर्पज होता है वो होता है उसका रास्ता। उसके रास्ते में जो माउंटेनियस टेरेन्स आएंगे और फिर उन माउंटेन्स के बीच में बड़े बड़े प्लेन एरियाज दिखाएंगे, वो उसकी रियल ब्यूटी है लेह लद्दाख की। इसलिए लोग बाइकिंग से जाते हैं। तो मनाली से एक रास्ता शुरू होता है जो रोहतांग पास से होता हुआ धीरे धीरे आपका लेह लद्दाख पहुंचेगा, और फिर उसके उधर से उतरते हुए आप जम्मू एंड कश्मीर से निकल जाओगे, और वाइस वर्सा। तो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट ट्रैक्स हैं जो कि बाइकों से जाते हैं लोग, ओके। तो मनाली जब रोहतांग पास जा रही थी, सॉरी ये मनाली, ये मनाली नहीं, इस लड़की का नाम सलीमा है, सॉरी। तो ये लड़की सलीमा जब मनाली से रोहतांग पास जा रही थी, तो ज्यादा दूर का रास्ता नहीं, उसको रास्ते में कुछ ऐसा लैंड दिखा जहां पे छोटी छोटी ग्रासेस हैं, थोड़ी थोड़ी स्नो है। लगभग ये 1 घंटे का रास्ता है आपका, 1 आवर का। मैं भी गया हूँ, काफी पहले गया था, ठीक है। तो कुल मिला के बात ये हुई कि सलीमा एक प्लेन एरिया से शुरू हुई और वो माउंटेन एरियाज में गई। तो अलग अलग, आप कह सकते हैं कि एलिवेशंस पे अलग अलग क्लाइमेट है, और उस अलग अलग क्लाइमेट में उसको अलग अलग तरीके की वेजिटेशन नजर आ रही थी। तो यहाँ पे सलीमा के ऑब्जर्वेशन से समझ में आया कि बेसिकली देर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन हाइट ऑफ लैंड एंड कैरेक्टर ऑफ वेजिटेशन। चूंकि होता यह है कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी वैसे वैसे क्लाइमेट बदलेगा, टेम्परेचर गिरेगा। तो जब टेम्परेचर गिरेगा तो अलग अलग टेम्परेचर में अलग अलग क्लाइमेट में नेचुरल वेजिटेशन भी अलग अलग होगी। चूंकि वेजिटेशन डिपेंड करती है दो चीजों पे, एक तो आपके टेम्परेचर पे और दूसरा मॉइस्चर पे। वैसे तो टेम्परेचर इस बात पे भी डिपेंड करती है कि जिस सतह पे उसे उगाया जा रहा है वो प्लेन एरिया है या स्लोपी है,
वहां पे जो सॉइल है वो कैसा है, इन चीजों पे भी वेजिटेशन आपका डिपेंड करेगी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि एक जगह पे जो नेचुरल वेजिटेशन होगी वो बहुत सारी चीजों पे डिपेंड कर रही है। जो दो मेन चीजें हैं, एक है टेम्परेचर मॉइस्चर, उसके अलावा स्लोप और सॉइल की क्वालिटी, इस टाइप की चीजें मैटर करती हैं। देखिए थिकनेस ऑफ सॉइल क्यों बोला मैंने यहाँ पे, थिकनेस ऑफ सॉइल मैंने इसलिए बोला फ्रेंड्स क्योंकि जैसे जैसे आप पहाड़ों में ऊपर जाओगे वैसे वैसे प्लेन सतह आपको मिलेगी नहीं, और जब आपको प्लेन सतह नहीं मिलेगी और स्लोपी सतह होगी, तो स्लोपी सतह पे अगर पानी आया, विंड आया, तो सॉइल का इरोजन बहुत होगा, तो सॉइल बहुत नीचे आराम से शिफ्ट होता है। तो वहां पे जितना आपको प्लेन एरियाज में सॉइल की चौड़ाई या मोटाई मिलती है, उतना आपको पहाड़ी एरियाज में सॉइल की मोटाई या थिकनेस नहीं मिलती है। इसलिए माउंटेन एरियाज में थिकनेस ऑफ सॉइल एक बहुत मेजर फैक्टर होता है, और ये स्लोप और थिकनेस ऑफ सॉइल एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। आपको पता है कि देखिए फ्रेंड्स, माउंटेन एरियाज में माउंटेन की स्लोप पे कभी कभी पेड़ उग जाते हैं, लेकिन उन पेड़ों को भी आजकल काटा जा रहा है, और वहां के पेड़ों को काटना तो और खतरनाक है, क्योंकि वो पेड़ उस स्लोप पे सॉइल को पकड़ के बैठे हैं। अगर आप पेड़ काट दोगे तो सॉइल तो वहां तो और तेजी से इरोड होगा। तो ये कुछ चीजें हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो नेचुरल वेजिटेशन है वो ब्रॉडली 3 कैटेगरी में बटी हुई है। अब इन 3 कैटेगरी के जाने से पहले यहाँ पे एक एक्टिविटी है। तो आपने देखा कि सलीमा भाई नेचुरल वेजिटेशन में चेंज नजर आ रहा है जैसे जैसे वो ऊपर जा रही है, तो उसको किस टाइप की वेजिटेशन दिखी जैसे जैसे वो ऊपर जा रही है, ये आपको बताना है। फिर लाइक सलीमा व्हेन यू गो टू विजिट एनी न्यू प्लेस नोटिस द टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। आप भी अगर कहीं नई जगह पे जाते हो तो वहां पे जाके वेजिटेशन पे ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए आप किसी कोस्टल इलाके में गए, मान लीजिए आप किसी प्लेन एरिया में रहते हैं, यूपी राजस्थान बिहार के एरिया में रहते हैं, और आप किसी कोस्टल एरिया में घूमने के लिए, मान लीजिए आप गोवा गए घूमने के लिए, या फिर आप कह लीजिए कि केरला में गए, केरला में घूमने के लिए गए, तो वहां पे जाके देखिए कि वहां के कोस्टल इलाकों में वेजिटेशन किस टाइप की है, अपनी नॉलेज के लिए। ठीक है, और इस बात को पता करने की कोशिश कीजिए कि ह्यूमन इंटरफेरेंस के चलते इस वेजिटेशन को क्या नुकसान हो रहा है। डिफॉरेस्टेशन, ग्रेजिंग, कल्टीवेशन ऑफ कैश क्रॉप, कंस्ट्रक्शन हो रहा है अलग जगहों पे, इनसे हमारे इन्वायरमेंट को क्या इफेक्ट आ रहा है, क्या फर्क पड़ा है, इन चीजों पे आप खुद एक बार शोध करने की कोशिश करें। अब हम आते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, नेचुरल वेजिटेशन 3 तरीके की है। तो पहले तो आते हैं फॉरेस्ट। देखिए भैया, जहां पे टेम्परेचर ज्यादा होगा और जहां रेनफॉल अच्छी खासी होगी वहीं पे फॉरेस्ट उगेंगे एक बल्क में। फॉरेस्ट मतलब जहां पे ट्रीज पास में बहुत ज्यादा मतलब क्वांटिटी में ग्रो कर रहे हैं, उसको आप बोलोगे फॉरेस्ट। तो कहीं कहीं पे आपको बिल्कुल ओपन और डेंस और बहुत बड़े इलाके में फैले हुए फॉरेस्ट दिखेंगे। कहीं कहीं पे आपको थोड़े से कम इलाके में बहुत डेंस फॉरेस्ट नहीं मिलेंगे, कुछ ही कुछ ट्रीज लगे हैं, वो भी दूर दूर पे लगे हुए हैं। तो फॉरेस्ट आपको कहाँ ग्रो होंगे, जहां पे अच्छा खासा पानी है और जहां पे टेम्परेचर ठीक ठाक है। यानी कि आप समझ सकते हो कि जो इक्वेटोरियल हो गया और जो ट्रॉपिकल एरियाज हो गया वहां बहुत फॉरेस्ट होंगे। और खासकर फ्रेंड्स, इक्वेटोरियल ट्रॉपिकल एरियाज में तो फॉरेस्ट होते ही हैं, क्योंकि यहाँ पानी खूब बरसता है, बड़ा बड़ा लैंड है, तो बहुत सारे फॉरेस्ट ग्रो कर गए। अगर आप अमेजन रेन फॉरेस्ट की बात करो, अमेजन रेन फॉरेस्ट बहुत सारी कंट्रीज में फैले हुए हैं, ब्राजील में फैले हैं, उसके आसपास की कंट्रीज फैले, पेरू में फैले हुए हैं। अब अमेजन रेन फॉरेस्ट देखोगे फ्रेंड्स, ये इक्वेटर के पास पड़ते हैं, तो पानी जम के बरसता है, और चूंकि मॉइस्चर की अवेलेबिलिटी अच्छी खासी है, लैंड की अवेलेबिलिटी है, तो भाई बहुत सालों से ये आपके अमेजन रेन फॉरेस्ट बन गए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इक्वेटोरियल रीजन में बहुत सारे फॉरेस्ट मिलेंगे इंडोनेशिया में, और वो कंट्रीज जो कि इक्वेटोरियल रीजन में, वहां पे आपको रेन फॉरेस्ट नजर आएंगे। फिर जो दूसरे तरीके की वेजिटेशन हो गई वो हो गई ग्रासलैंड। भाई सपाट बड़े बड़े खाली से, आप कह सकते हो कि जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर ग्रासलैंड की बात होगी तो ये देखिए, ये सवाना ग्रासलैंड है। ये सवाना ग्रासलैंड आपका अफ्रीका में जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है उसकी कैटेगरी में आता है, ये आपका सवाना ग्रासलैंड। अब देखिए दूर दूर तक आपको ट्रीज तो एक दो इक्का दुक्का बीच में नजर आ रहा है, घास ही घास नजर आ रही है। ठीक है, तो घास बहुत मिलती है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मॉडरेट रेनफॉल होती है, और कहीं कहीं पे आपको श्रब्स मिलेंगे, थॉर्नी श्रब्स, स्क्रब्स मिलेंगे, बिल्कुल ड्राई रीजन में मिलेंगे जहां रेनफॉल नहीं होती है। देखिए थॉर्नी श्रब्स कुछ इस टाइप के होते हैं। ओके, तो सलीमा जब अपना एक्सपीरियंस अपने फादर को बता रही थी, अपने हिमालयन ट्रिप का, जब वो मनाली गई थी उसका एक्सपीरियंस बता रही थी। उसके फादर, सलीमा के फादर भी दुनिया की बहुत सारी अलग अलग जगहों पे गए हैं। तो सलीमा के फादर ने सलीमा को बताया कि भाई दुनिया में अलग अलग जगहों पे किस तरीके की वेजिटेशन मिलती है, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में अलग अलग तरीके की वेजिटेशन मिलती है। तो उन्होंने बताया कि भाई ये कॉनिफेरस फॉरेस्ट आपके सब पोलर रीजन में मिलते हैं, रेगिस्तान में, अफ्रीका के डेजर्ट्स में, आपके यूएसए के डेजर्ट्स में थॉर्नी बुशेस मिलती हैं, ह्यूमिड रीजन्स में थिक ट्रॉपिकल हार्डवुड फॉरेस्ट मिलते हैं। इस तरीके की वेराइटीज बताई सलीमा के फादर ने।
तो इस समय पे सलीमा के दिमाग में ये आया कि भाई ये जो वैरायटी मेरे फादर बता रहे हैं, ये वैरायटी तो मुझे हिमालय में भी देखने को मिली थी। क्यों मिली थी सलीमा को ये सारी वैरायटीज हिमालय में देखने को? देखिए, अगर आप इक्वेटर से पोलर रीजन की तरफ जाते हो तो धीरे धीरे जो टेम्परेचर है गिरता जाएगा दोस्तों। अब इसमें बहुत ज्यादा टेक्निकलिटी से मत जाइएगा, क्योंकि ट्रॉपिकल रीजन में कुछ केसेस में जो आपका टेम्परेचर होता है वो इक्वेटर से ज्यादा हो जाता है, उस पर मत जाइएगा। मान लीजिए एक बेसिक आइडिया लो, तो आप इक्वेटर से जब पोल्स की तरफ जाओगे तो भाई टेम्परेचर गिरता रहेगा। जैसे जैसे आप सन से दूर जाते जाओगे तो आपका टेम्परेचर गिरता रहेगा। ओके, यही चीज तब हो रही थी जब सलीमा मनाली गई थी। वो दिल्ली से चली तो दिल्ली तो भैया बिल्कुल ही प्लेन एरिया है, टेम्परेचर अच्छा खासा गर्मी के मार्गे में। जैसे 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 उसने पहाड़ चढ़ने शुरू किए वैसे वैसे टेम्परेचर गिरना शुरू हुआ, वैसे वैसे ट्री की वैरायटी गिरनी शुरू हुई, ट्री की वैरायटीज अलग अलग होने लगी। तो ये जो तरीके के ट्रीज हैं, कॉनिफेरस ट्रीज भी दिखे आपकी सलीमा को, फिर डेंस जंगल वाले ट्री भी दिखे, हार्डवुड फॉरेस्ट वो भी दिखे सलीमा को, फ्लावर्स भी बहुत सारे अलग तरीके के दिखे, और प्लेन की वेजिटेशन तो उसको दिल्ली चंडीगढ़ में दिख ही रही थी। तो हमको ये समझ में आया कि जो नेचुरल वेजिटेशन होती है एक जगह की, वो उस जगह की क्लाइमेट कंडीशंस के चेंज के हिसाब से बदलती रहती है। यानी कि अलग अलग जगहों पे अलग अलग क्लाइमेट होगा तो वहां की वेजिटेशन भी अलग अलग होगी, और जिस तरीके की वाइल्ड लाइफ आपको मिलेगी वहां पे वो भी अलग अलग होगी। अब हम बात करते हैं पहले ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की। देखिए, ये जो एक फन फैक्ट है, डू यू नो द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट इन ब्राजील इज सो इनॉर्मस दैट इट इज कॉल्ड द लंग्स। ये एक्चुअली में अमेजन रेन फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं। अमेजन रेन फॉरेस्ट को लंग्स क्यों कहा जाता है दुनिया का? पहले तो देखते हैं अमेजन रेन फॉरेस्ट दिखते कैसे हैं। ये देखिए दोस्तों, ये फोटो है, स्काई व्यू है अमेजन रेन फॉरेस्ट का। तो ये कितने घने जंगल आपको नजर आ रहे हैं, आपको जमीन नजर ही नहीं आ रही है। कुछ बेर बेर जगहों पे चट्टाने नजर आ रही हैं, जहां पे बिल्कुल डेंस होंगे ना आपको जमीन नजर ही नहीं आएगी, इतने डेंस होते हैं अमेजन रेन फॉरेस्ट। इनफैक्ट रेन फॉरेस्ट जहां पे भी आपको इक्वेटोरियल ट्रॉपिकल रीजन से मिलेंगे वो आपके बहुत डेंस होंगे। फिर यहाँ पे एक और फन फैक्ट है, एनाकोंडा। एनाकोंडा जो दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट स्नेक्स है, वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में मिलता है। ये एक बड़े जानवर को मार के सीधा सीधा पूरा पूरा निगल सकता है, जैसे क्रोकोडाइल को निगल सकता है, कभी कभी ह्यूमंस को भी निगल जाएगा, पिक्चरों में दिखाया गया है, पर ह्यूमन इनका इनकाउंटर बहुत कम होता है। अब फॉरेस्ट की बात करते हैं। फॉरेस्ट में सबसे पहले तो है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। जो ट्रॉपिकल एरियाज में फॉरेस्ट मिले और जो हमेशा एवरग्रीन रहते हैं, उनकी पत्तियां हमेशा रहती हैं, वो अपनी पत्तियों को झाड़ते नहीं है, उनको आप बोलते हो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। इस तरीके के ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इक्वेटर और इक्वेटर के पास के इलाकों में मिलेंगे, ट्रॉपिक्स के अंदर ही मिलते हैं नॉर्मली। ये भाई इलाके गर्म होते हैं, इन पे सफिशिएंट अमाउंट ऑफ सनलाइट मिल रही है इनको, साथ साथ यहाँ पे बारिश बहुत होती है, हैवी रेनफॉल होती है थ्रू आउट द ईयर। अगर आप इक्वेटर के पास किसी लैंड एरिया में जाओगे ना, तो आप देखोगे फ्रेंड्स कि वहां पे रोज शाम को पानी बरसता है। इक्वेटोरियल एरियाज में रोज शाम को पानी बरसता है, ठीक है। सिंगापुर जाइए, वहां पे अक्सर कर आपको पानी बरसता हुआ मिलेगा। क्यों क्यों क्योंकि वो ट्रॉपिकल इक्वेटोरियल रीजन में कन्वेक्शन रेनफॉल दम से होगी। कन्वेक्शन रेनफॉल क्यों होगी भाई? समुद्र के पास है, समुद्र से पानी वेपोरेट हुआ, क्लाउड्स बना, वो बरस गया, कन्वेक्शन रेनफॉल। और इन इक्वेटोरियल रेनफॉल में कोई ड्राई सीजन नहीं होता। क्या होता है फ्रेंड्स, एक तरीके के फॉरेस्ट होते हैं जिनको आप बोलते हो डेसिडुअस फॉरेस्ट। डेसिडुअस फॉरेस्ट क्या होते हैं कि उनको पानी उतनी क्वांटिटी में नहीं मिलता, तो पानी को बचाने के लिए वो अपनी ट्रीज अपनी लीव्स को शेड कर देते हैं, उनकी लीव्स को छोड़ देते हैं वो, ताकि ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस कम हो। इस तरह की कोई भी एक्टिविटी इस ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में नहीं होती। ये कभी भी अपनी लीव्स को शेड नहीं करते हैं, इसलिए ये हमेशा एवरग्रीन होते हैं, हमेशा हरे हरे दिखते हैं। इनकी कैनोपीज बिल्कुल थिक होती है, आपको जमीन नजर नहीं आएगी। जैसा कि यहां देखा हमने, कैनोपी इतनी थिक है भैया जमीन नजर ही नहीं आ रही, ठीक है। सनलाइट तक इन कैनोपीज को पेनिट्रेट करके जमीन तक नहीं पहुंच पाती। यहाँ पे हार्डवुड ट्रीज मिलेंगे, जैसे कि एबोनी, रोजवुड, महोगनी, इस तरीके के ट्रीज यहाँ पे मिलेंगे। एक ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की यहाँ पे भी फोटो दिखा रखी है। फिर आगे आते हैं ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट पे। ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट की जब बात हुई तो देखिए, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट होते हैं आपके मॉनसून फॉरेस्ट। ये इंडिया में एक बहुत बड़े इलाके में मिलते हैं, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया, सेंट्रल अमेरिका, बहुत जगहों पे पाए जाते हैं। ये ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट आपको इस पिक्चर में दिखाई पड़ा 6.4। ये पूरी तरीके से आपको एवरग्रीन नहीं दिख रहे, क्योंकि ये फॉरेस्ट जब गर्मी का सीजन आता है ना, और जब इनके पास पानी कम होता है, तो उस समय पे ये अपनी लीव्स को शेड कर देते हैं, अपनी लीव्स छोड़ देते हैं पानी को कंजर्व करने के लिए। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया भाई, लीव्स क्या करती हैं? लीव्स करती हैं ट्रांसपिरेशन, और ट्रांसपिरेशन के चलते पानी एक लिमिट से ज्यादा इनमें से ना निकल जाए, इसलिए अपने ये लीव्स को ही शेड कर देते हैं। तो ये होते हैं डेसिडुअस। इनमें
हार्डवुड ट्रीज भी पाए जाते हैं, जो है साल, टीक, नीम का पेड़, शीशम, तो ये सब डेसिडुअस ट्रीज है। ये जो हार्डवुड ट्रीज होते हैं ये फर्नीचर बनाने में बहुत काम आते हैं। तो भाई चाहे वो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के हार्डवुड ट्रीज हो, चाहे ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट के हार्डवुड ट्रीज हो, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब यहाँ पे फ्रेंड्स आता है कि भैया एक होता है हार्डवुड, एक होता है सॉफ्टवुड। हार्डवुड और सॉफ्टवुड में एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स का कंसेप्ट आ जाता है। तो हार्डवुड और सॉफ्टवुड के बीच का फर्क, अभी आगे आपको एक एक्टिविटी दी जाएगी जिसमें आपको बोला जाएगा कि आपके घर में ऐसी कौन कौन सी चीजें जो हार्डवुड से बनी है, ऐसी कौन कौन सी चीजें जो सॉफ्टवुड से बनी है। इनके डिफरेंस को जानने के लिए आपको हार्डवुड क्या किससे बनते हैं और सॉफ्टवुड कैसे बनते हैं इसका डिफरेंस जानना पड़ेगा। वो इस चैप्टर का प्रेरोगेटिव नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। अगर आप अलग से बोलोगे तो वीडियो बना दूंगा, ठीक है। फिर अगर बात की जाए इन ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट की, तो यहाँ पे ये कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स के लिए भी इनका वुड इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे टाइगर्स, लॉयंस, एलिफेंट्स, लंगूर, मंकीज सब मिलते हैं। ये सब आपके ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में भी मिलते हैं। ओके, अब यहां पे देखा जाए, एक सवाल दे रखा है एक्टिविटी, वेयर इन इंडिया डू ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट अकर। तीन जगह मैं आपको बताता हूं, बाकी जगह आप खुद ढूंढिए। एक तो मैंने आपको बताई वेस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स में दोनों मिलेंगे। एक मैंने बताया नॉर्थ ईस्ट का रीजन, वहां पे दोनों मिलेंगे। एक मैंने आपको बताया अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। इंडिया में इन तीन जगहों पे दोनों तरीके के फॉरेस्ट मिलेंगे। आप खुद पता करिए कि और कौन कौन सी ऐसी जगह हैं इंडिया में जहां पे तीनों तरीके के फॉरेस्ट मिलते हैं। फिर विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट डोमिनेट्स मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, इसको एक फिगर से समझते हैं। ये देखिए यहां पे बता रखा है कि भैया इंडिया में फॉरेस्ट कितने टाइप के और कितने एरिया में फैले हुए हैं। तो सबसे ऊपर दिख रहा है आपको ट्रॉपिकल मॉइस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट, ये भाई 5.8% ऑफ द टोटल लैंड एरिया, टोटल ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया ऑफ इंडिया। फिर ट्रॉपिकल मॉइस्ट सेमी एवरग्रीन, ये 2.5% ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया। सबसे ज्यादा आपको दिख रहे हैं दो, एक तो है ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस, जिन्होंने घेर रखा है लगभग 30.3%, 30.3% ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया ऑफ इंडिया। फिर देखिए आपको दिख रहा है ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस, ये मिल रहा है 38.2% ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया ऑफ इंडिया। तो सबसे ज्यादा कौन से हो गए, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस और ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस। ट्रॉपिकल मॉइस्ट एवरग्रीन कितने मिल रहे हैं, 5.8% ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया ऑफ इंडिया। तो मेरे ख्याल से अब आपको इस फिगर को देख के आपके इस सवाल का जवाब मिल गया होगा कि विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट डोमिनेट्स मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया को डोमिनेट कर रहे हैं, अगर आप फॉरेस्ट लैंड की बात करते हो। अब हम आते हैं भैया टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट में। यहाँ पे कुछ फोटो दिख रही है फ्रेंड्स आपको, टाइगर की फोटो, लंगूर, गोल्डन लंगूर की फोटो जो कि आपके वेस्टर्न घाट से मिलता है, एलिफेंट की फोटो, ये सब चीजें आपको दिख रही है। अब देखिए टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट की बात करते हैं फ्रेंड्स। अरे हाँ दोस्तों एक चीज और, ये जो गोल्डन लंगूर है वेस्टर्न घाट्स में नहीं, ये वेस्टर्न आसाम में मिलता है, वेस्टर्न आसाम और भूटान के रीजन में मिलता है, ठीक है। वेस्टर्न घाट्स निकल गया मुंह से, वेस्टर्न आसाम और भूटान के रीजन में मिलता है ये गोल्डन लंगूर, इसको गीज गोल्डन लंगूर भी बोला जाता है। अब आ जाते हैं हम लोग टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट में। अब देखिए टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट आपको कहाँ मिलेंगे, तो भाई ये आपको टेम्परेट लैटिट्यूड से मिलेंगे। अब इंडिया तो टेम्परेट लैटिट्यूड्स में आता नहीं है भाई, तो ये मिलेंगे आपको ऑन द ईस्टर्न मार्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स, जैसे कि साउथ ईस्ट यूएसए में मिलेंगे आपको, साउथ चाइना में मिलेंगे, साउथ ईस्ट ब्राजील में मिलेंगे। तो यहां पे आपको मिलेंगे ये टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। अब यहां पे एक सवाल आता है दोस्तों कि ये कॉन्टिनेंट्स के ईस्टर्न मार्जिन पे क्यों मिल रहे हैं, ये टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट कॉन्टिनेंट्स के ईस्टर्न मार्जिन पे क्यों मिल रहे हैं। क्या इनका कोई ये जो हमारी परमानेंट विंड्स होती हैं इनसे कोई लेना देना है कि भाई ये परमानेंट विंड्स आपकी ईस्टर्न, आप कह सकते हो कि कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न भाग में बारिश करा रही है, इस वजह से यहाँ पे मिलते हैं ये फॉरेस्ट। और वहीं पे देखोगे कि इन कॉन्टिनेंट्स के वेस्टर्न एंड पे डेजर्ट्स बनेंगे। यहां देखिए ये यूएसए का नक्शा नजर आ रहा है फ्रेंड्स, इस यूएसए के नक्शे में आपको वेस्टर्न एंड पे बहुत सारे डेजर्ट्स मिलेंगे, कोलोराडो डेजर्ट, नीचे लिखे हुए कलर के हिसाब से, ग्रेट बेसिन डेजर्ट, मोजावे डेजर्ट, सोनोरन डेजर्ट। जब ये नॉर्थ अमेरिका है तो नॉर्थ अमेरिका के वेस्टर्न एंड पे आपको बहुत सारे डेजर्ट्स दिख रहे हैं, और इसी नॉर्थ अमेरिका के ईस्टर्न एंड पे, यानी कि यूएसए, नॉर्थ अमेरिका का एक पार्ट है ईस्टर्न, ये यूएसए। नॉर्थ अमेरिका में कौन कौन सी कंट्रीज है, मेन कंट्रीज, एक तो हो गई यूएसए और एक हो गई कनाडा। तो इसी यूएसए के ईस्टर्न एज पे आपको मिल जाएंगे भैया अच्छे बड़े बड़े फॉरेस्ट, जो कि मैंने बताया कौन से फॉरेस्ट, ये वाले फॉरेस्ट आपके टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। और वहीं पे आपको इसी यूएसए के वेस्टर्न एज में मिल रहे हैं डेजर्ट।
तो ये क्यों मिल रहे हैं, कभी इसको थोड़ा सोचने की कोशिश कीजिए, मैं समझाऊंगा आपको क्यों मिल रहा है। एक्चुअली में जो परमानेंट विंड्स है ना दोस्तों, आपने दो विंड्स का नाम सुना होगा, एक नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स, एक साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स। क्या ये नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स यूएसए के ईस्टर्न एज पे या ईस्टर्न बाउंड्री पे बारिश कराती है? क्या ये चाइना की ईस्टर्न बॉर्डर पे बारिश कराती है? क्या ये ब्राजील के ईस्टर्न एज पे बारिश कराती है साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स? इस बात को सोचिए, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड तो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में, जो ब्राजील का साउथ ईस्ट एरिया है, साउथ ईस्ट ब्राजील है, वो तो आ जाएगा आपका साउथर्न हेमिस्फीयर में। तो साउथर्न हेमिस्फीयर में साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स बारिश कराएगी। क्या ये बारिश करा रही है, इस पे ध्यान दीजिए। ठीक है, मैंने आपको एक वो दिया है। और क्या जो इनका वेस्टर्न एज है, वहां तक आते आते ये ट्रेड विंड सूख जाएंगी, इसलिए वहां पे बारिश नहीं कराएंगी, इसलिए वहां पे डेजर्ट बन रहे हैं? कुछ कुछ आपको चीजें रिलेटेड मिलेंगी। वैसे तो मैंने आपको जवाब दे दिया है यहाँ पे कि ये जो इनके ईस्टर्न एंड है, यहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट क्यों मिल रहे हैं और वेस्टर्न एंड इतना सूखा क्यों पड़ा हुआ। तो अभी जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, यहाँ पे हार्ड ट्रीज भी मिलेंगे आपको, सॉफ्ट ट्रीज भी मिलेंगे, ओक, पाइन, यूकलिप्टस जैसी वैरायटीज आपको मिलेंगी। देखिए ये टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट नजर आ रहे हैं। इनको देखने के लिए तो भैया आपको यूएसए, यूरोप ही जाना पड़ेगा, इंडिया में तो ना दिखेंगे। फिर हम बात करते हैं टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट की। फिर जैसे जैसे आप और हायर लैटिट्यूड्स की तरफ जाओगे, आपको टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट मिलेंगे। यानी कि अभी तो भाई यूएसए में नीचे की तरफ आपको मिल रहे थे ये फॉरेस्ट, अब अगर आप यूएसए में ऊपर की तरफ चले जाओ, नॉर्थ ईस्टर्न, लेकिन रहेगा ईस्टर्न ही, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूएसए में चले जाओ, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ चाइना में चले जाओ, ठीक है, फिर न्यूजीलैंड में जाइए, चिली में जाइए, वहां पे आपको, फिर जो कोस्टल इलाके हैं वेस्टर्न यूरोप में, वहां पे जाइए, वहां पे आपको मिलेंगे टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट। टेम्परेट चूंकि डेसिडुअस फॉरेस्ट है, तो डेसिडुअस फॉरेस्ट क्या करेंगे, अपनी पत्तियों को ड्राई सीजन में गिरा देंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि ट्रांसपिरेशन के थ्रू पानी का कम लॉस हो और पानी कंजर्व कर सके। यहाँ पे किस तरीके के ट्रीज मिलते हैं, तो ओक, एश, बीच। जानवर किस किस तरीके के, तो डियर, फॉक्सेस, वोल्व्स, इस तरीके के जानवर आपको मिलते हैं टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट में। बर्ड्स मिलेंगे यहाँ पे, फीजेंट, मोनाल, तो फीजेंट यहाँ दिख रही है, मोनाल यहाँ दिख रही है, फिगर्स बना रखे हैं। और टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट कुछ इस तरीके के दिख रहे हैं। अब हम आते हैं मेडिटेरेनियन वेजिटेशन पे। देखिए मेडिटेरियन वेजिटेशन के बारे में जब आपका दिमाग आए, देखिए पहले तो बात देखते हैं कि मेडिटेरियन वेजिटेशन आपको मिलेगी कहाँ, तो ये मेडिटेरेनियन एरिया से मिलेगी। अब हमने देखा है फ्रेंड्स कि यहाँ पे अब तक हमने देखा कि जो ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट मार्जिन है कॉन्टिनेंट के, वो ढके हुए हैं टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट से और टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट से। जो वेस्ट और साउथ वेस्ट मार्जिन होते हैं ना कॉन्टिनेंट्स के, वो थोड़े अलग होते हैं, उनमें कुछ जगहों पे मिलती है मेडिटेरेनियन वेजिटेशन। अब ये जो इलाके हैं, यूरोप में मेडिटेरेनियन सी के आसपास की जगह है, वहां पे आपको मेडिटेरेनियन क्लाइमेट मिलेगा। फिर अफ्रीका, एशिया में भी आपको मेडिटेरियन क्लाइमेट मिलेगा, इसी मेडिटेरियन सी की चारों तरफ, क्योंकि मेडिटेरियन सी को ना ही केवल यूरोप घेरता है, अफ्रीका भी घेरता है और एशिया का भी कुछ पार्ट उसे घेरता है। ओके, फिर ये जो मेडिटेरियन वाली वेजिटेशन है, ये मेडिटेरियन क्लाइमेट में मिलती है। और ये मेडिटेरियन क्लाइमेट केवल मेडिटेरियन सी में नहीं मिलता, और भी जगहों पे मिलता है, जैसे कि यूएसए की कैलिफोर्निया प्रोविंस में मिलेगा, साउथ वेस्ट अफ्रीका में मिलेगा, फिर साउथ वेस्टर्न साउथ अमेरिका में मिलेगा, साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा। तो अब देखना पड़ेगा नक्शे में कि भैया हमको मेडिटेरियन क्लाइमेट कहाँ कहाँ मिलता है। तो भैया बड़ा बढ़िया से आपको यहाँ पे मैंने दिखा रखा है, देखिए यूएसए के वेस्टर्न एज पे कैलिफोर्निया, नॉर्थ बाजा कैलिफोर्निया, यहाँ पे बैठे, ये जो लाल लाल रंग में दिख रहा है ना फ्रेंड्स, ये मेडिटेरियन क्लाइमेट की जगह है, यहाँ पे आपको मेडिटेरियन वेजिटेशन मिल जाएगी। फिर ये जो सेंट्रलाइज चिली है, यहाँ पे आपको मेडिटेरियन वेजिटेशन मिलेगी। फिर ये मेडिटेरियन वेजिटेशन आपको कहाँ कहाँ मिल रही है, ये देखिए, जो मेडिटेरियन आसपास को जगह घेर रही है। अब ये जो मेडिटेरियन सी है, इसके नॉर्थ में है आपका यूरोप, इसके साउथ में है अफ्रीका, इसके ईस्ट में पड़ रहा है एशिया। फिर ये जो वेस्टर्न केप है साउथ अफ्रीका, तो साउथ अफ्रीका के जो बिल्कुल साउदर्न एज है, वहां पे आपको मेडिटेरियन क्लाइमेट दिख रहा है। फिर साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में आपको मेडिटेरियन क्लाइमेट दिख रहा है। तो आपको दुनिया भर में दिख रहा है कि कहां कहां पे ये मेडिटेरेनियन क्लाइमेट है। मेडिटेरियन क्लाइमेट की खास बात क्या होती है, मेडिटेरियन क्लाइमेट की खास बात ये होती है कि जो इनकी समर्स होती है ना, एक तो गर्म होती है, दूसरा इनके समर्स में यहाँ पे पानी नहीं बरसता, इनके यहाँ पे विंटर सीजन में माइल्ड रेन होगी। यानी कि मेडिटेरियन रीजन की खास बात यह है कि बारिश होगी विंटर्स में, और जो इनकी गर्मियां होंगी वो सूखी होंगी। ओके, दो चीजें आप जान गई। यहाँ पे सिट्रस फ्रूट्स बहुत उगाए जाते हैं, सिट्रस फ्रूट्स, जैसे कि सिट्रस फ्रूट इसमें एस्कॉर्बिक एसिड बहुत होता है, जैसे कि ऑरेंजेस हो गए, फिग्स हो गए, ओलिव्स हो गए, अंगूर हो गए। भाई वाइन कल्टीवेशन के लिए अंगूरों की जरूरत पड़ेगी, तो भैया वाइन कल्टीवेशन, विटीकल्चर बहुत होता है आपका मेडिटेरेनियन एरियाज में, विटीकल्चर, बहुत वाइन बनाई जाती है इस इलाके में। ठीक है, यहाँ पे ज्यादा वाइल्ड लाइफ है नहीं,
और इरिगेशन फैसिलिटीज बहुत अच्छे से करी गई हैं ताकि समय पे इरिगेशन किया जाए। देखिए ये एक विनेयार्ड दिखाया गया है यहाँ पे मेडिटेरेनियन रीजन का। और देखते हैं तो मेडिटेरियन रीजन को आप कहते हैं ऑर्चर्ड्स ऑफ द वर्ल्ड। ऑर्चर्ड्स ऑफ द वर्ल्ड को कहा जाता है कि यहाँ पे फ्रूट कल्टीवेशन बहुत होता है, और याद रखिएगा यहाँ पे विटीकल्चर बहुत होता है। शराब, दारू, वाइन यहाँ बहुत बनाई जाती है। मेडिटेरियन ट्रीज की खास बात और होती है कि ये अपने आप को ड्राई समर से अडेप्ट कर लेते हैं। कैसे अडेप्ट कर लेते हैं? इनके थिक बार्क्स होते हैं जो पानी को निकलने नहीं देते, और वैक्स कोटेड लीव्स होती है जो ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस को कर देती हैं कम। ओके, तो ये हमने बात की भाई मेडिटेरेनियन एरियाज की। यहाँ पे सॉफ्टवुड हार्डवुड की बात बता रहे जो मैंने आपको हल्का फुल्का पहले बताया है। फिर आगे बात करते हैं भाई कॉनिफेरस फॉरेस्ट की। कॉनिफेरस फॉरेस्ट देखने से पहले एक बार ये फैक्ट देख लेते हैं, टैगा। आपने दो तरीके की वेजिटेशन कभी सुनी हो, टैगा और टुंड्रा। ठीक है, ये ठंडी जगह होती है। टैगा को रशियन लैंग्वेज में क्या बोला था? प्योर एंड अनटच्ड। ठीक है, टैगा मींस प्योर एंड अनटच्ड इन रशियन लैंग्वेज, मतलब ये बिल्कुल प्योर है, अनटच्ड है, यहाँ पे ज्यादा ह्यूमन इंटरफेरेंस हुआ नहीं है। अब हम समझेंगे कॉनिफेरस फॉरेस्ट। तो कॉनिफेरस फॉरेस्ट हायर लैटिट्यूड से मिलते हैं। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 50 से 70 डिग्री के लैटिट्यूड में ये नॉर्थ आपको मिलेंगे। अच्छा, साउदर्न हेमिस्फीयर में मिलेंगे? साउदर्न हेमिस्फीयर में मिलते हैं अगर लैंड ज्यादा होती तो। साउदर्न हेमिस्फीयर में 50 डिग्री से 70 डिग्री में आपको लैंड ज्यादा मिलेगी नहीं। ठीक है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में थोड़ा बहुत मिलेगा, और ऑस्ट्रेलिया उसको टच करता है, उतना पीछे पहुंचता नहीं है। साउथ अमेरिका में मिलती है, बाकी जगहों पे आपको साउदर्न हेमिस्फीयर में लैंड इतनी मिलती नहीं है। ठीक है, तो भैया 50 डिग्री से 70 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भैया जबरदस्त कॉनिफेरस फॉरेस्ट मिलते हैं। इनको टैगा बोला जाता है। यहाँ पे जो फॉरेस्ट है, एक तो ठंडी है इसलिए यहाँ पे होते हैं। अगर इस तरीके के फॉरेस्ट आपको हिमालयाज में देखने तो आपको हायर एल्टीट्यूड्स में जाना पड़ेगा। बताया था ना कि जब सलीमा ऊपर जा रही थी तो वहां पे उसको कॉनिफेरस फॉरेस्ट दिखे थे। वो कॉनिफेरस फॉरेस्ट जो कि हिमालयाज में ऊपर उगे थे, वो एक्चुअली टैगा रीजन में भी उगते हैं 50 से 70 डिग्री के लैटिट्यूड में। भाई टॉल ट्रीज होते हैं, सॉफ्टवुड के होते हैं, एवरग्रीन होते हैं, हमेशा ये ग्रीन रहते हैं, इनकी पत्तियां नहीं झड़ती। इनके ट्रीज के वुड से आप पल्प बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग पेपर बनता है, न्यूज प्रिंट बनता है, मैच बॉक्सेस, वुडन पैकिंग बॉक्सेस, ये सब चीजें बनती हैं। किस किस तरीके के पेड़ पाए जाते हैं? तो पाइन, चीड़, सेदार, इस तरीके की वैरायटीज मिलती हैं। जानवर किस तरीके के पाए जाते हैं? तो भाई सिल्वर फॉक्स, मिंक, पोलर बियर, इस तरीके के जानवर पाए जाते हैं। गर्मियों में कॉनिफेरस फॉरेस्ट कुछ ऐसे दिखेंगे, सर्दियों में स्नो कवर्ड कुछ ऐसे दिखेंगे। और अब आप समझ सकते हैं कि इनकी जो ऊपर की पीक्स कोनिकल होती हैं वो क्यों होती हैं। कोनिकल इसलिए होती है दोस्तों ताकि इस पर बर्फ गिरे तो आसानी से बर्फ स्लाइड करते हुए नीचे निकल जाए। अब बात करेंगे ग्रासलैंड्स की। सबसे पहले बात करते हैं ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स की। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स भाई इक्वेटर के दोनों तरफ मिलेंगे, ट्रॉपिकल एरियाज में मिलेंगे। यहाँ पे जो ग्रासलैंड्स होते हैं, ये ग्रासलैंड्स कब बनते हैं? जब पानी मॉडरेट टू लो अमाउंट में बरस रहा है। यहाँ पे ग्रासेस बहुत लंबी हो जाती है। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स पे ग्रासेस बहुत लंबी हो जाती है। टेम्परेट ग्रासलैंड्स पे ग्रासेस थोड़ी शॉर्ट होती है कंपैरेटिवली। तो 3 से 4 मीटर की ग्रासेस उग सकती है, तो आप समझ सकते हैं काफी बड़ी ग्रासेस होती हैं। सवाना ग्रासलैंड ऑफ अफ्रीका और ऑफ दिस टाइप। सवाना ग्रासलैंड को हमने यहाँ पे देखा था, फिर से दिखाता हूँ आपको। तो सवाना ग्रासलैंड दोस्तों, ओके, दिस इज सवाना ग्रासलैंड। आप कह सकते हो अफ्रीका में है। अच्छा, अफ्रीका में ये ग्रासलैंड दिखेगा कैसा? कुछ इस टाइप का दिखेगा। ये अफ्रीका का नक्शा है दोस्तों, और अफ्रीका के बिल्कुल बीच से निकलता है इक्वेटर। इक्वेटर के दोनों साइड इस हरे हरे पोर्शन में आपको क्या दिख रहा है? सवाना दिख रहा है। ये हरा पोर्शन ना सवाना ग्रासलैंड्स को दिखा रहा है। तो ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स है अफ्रीका के। उस तरीके की ये अफ्रीका के और भी दुनिया में ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स मिलते हैं। नाम देखिए यहाँ पे दे रखा है। तो दुनिया भर में ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स अफ्रीका में मिलेगा सवाना, ब्राजील में मिलेगा कैंपोस, वेनेजुला में मिलेगा लानोस। ओके, तो ये हो गए आपके ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स में जानवर एलिफेंट, जेब्रा, जिराफ, डियर, लियोपार्ड, ये सब मिलते हैं आपके ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स। आगे बात करते हैं तो आगे देखेगा आपको टेम्परेट ग्रासलैंड्स। टेम्परेट ग्रासलैंड्स फ्रेंड्स मिड लैटिट्यूडनल जोन्स में मिलते हैं। इंटीरियर पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स में मिलेंगे आपको ये टेम्परेट ग्रासलैंड्स। यहाँ पे जो ग्रास है वो कंपैरेटिवली ट्रॉपिकल ग्रासलैंड से छोटी होती है और न्यूट्रिशियस होती है। जानवर किस किस तरीके के? तो वाइल्ड बफेलोज, बाइजन्स, एंटीलोप्स, इस तरीके के जानवर मिलेंगे आपको टेम्परेट रीजन्स में। ये देखिए, ये टेम्परेट ग्रासलैंड्स है। तो स्टेपीज आपको यहाँ नजर आ रहे हैं, प्रेरीज नॉर्थ अमेरिका में नजर आ रहे हैं, पेम्पास आपको अर्जेंटीना में नजर आ रहे हैं, थोड़े बहुत ब्राजील में, वेल्ड्स आपको साउथ अफ्रीका में नजर आ रहे हैं। तो देखिए यहाँ बता रखा है, अर्जेंटीना में पंपास, नॉर्थ अमेरिका में प्रेरी, साउथ अफ्रीका में वेल्ड, एशिया में स्टेपीज, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स। फिर अगर हम बात करेंगे आगे लास्ट में किसकी? लास्ट में बात होगी भाई थॉर्नी बुशेस की। तो थॉर्नी बुशेस आपके ड्राई डेजर्ट में मिलते हैं। ट्रॉपिकल डेजर्ट्स आपके कॉन्टिनेंट्स के वेस्टर्न मार्जिन पे मिलते हैं। वो जो परमानेंट विंड्स है उसके डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से ऐसा होता है। यहाँ पे जो वेजिटेशन कवर है बहुत स्कार्स होता है, रेनफॉल बहुत कम होती है, गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है।
इन डिजर्ट रीजन को वर्ल्ड मैप पे आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए, इंडिया के डिजर्ट को आप वर्ल्ड मैप पे देखिए। फिर मान लीजिए अगर आप किसी पोलर रीजन में जाते हो तो आपको बहुत ठंडी मिलेगी, नेचुरल वेजिटेशन वहां बहुत कम है, मॉसेस, लिचन्स, छोटे छोटे श्रब्स मिलते हैं केवल। तो बिल्कुल ही पोलर एरिया में चले जाएंगे, ना के बराबर वेजिटेशन है, श्रब्स मिल रहे हैं, मॉसेस मिल रहे हैं, लिचन्स मिल रहे हैं, बहुत छोटी समर है, बिल्कुल हमेशा स्नो जमी हुई, इसको आप बोलते हो टुंड्रा। तो भैया ये यूरोप के पोलर एरियाज, एशिया में बिल्कुल नॉर्थ में, नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पे आपको इस तरीके की वेजिटेशन मिल जाएगी। यहाँ पे जो एनिमल्स होते हैं बहुत थिक फर होता है इनका, ठीक है, थिक स्किन होती है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस पे। तो सील, वॉलरस, मस्क ऑक्सन, आर्कटिक आउल, पोलर बियर, इस तरीके के जानवर यहाँ पे नजर आते हैं दोस्तों। तो ये आपको जानवर दिख रहे हैं, वॉलरस, पोलर बियर और सील। ओके, तो ये था इस पूरे चैप्टर का एनालिसिस दोस्तों। थोड़ा बहुत आपको चीजें आई होप समझ में आई होंगी। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।